वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेरी वेलकम टू माय चैनल दृष्टि ISPCS। इस वीडियो में हम बात करेंगे दल विरोधी कानून की। दल विरोधी कानून की ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, और ये इस बार आपके बहुत ज़्यादा चांसेस बन सकते हैं कि आपके एग्जाम में आ जाए, क्योंकि ये हाल ही में जो कर्नाटक में विधानसभा उपचुनाव हुए थे उसमें ये दल बदल कानून का प्रासंगिकता पर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। वो कैसे? आपने देखा होगा कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जो विधायक अयोग्य करार किए गए थे वो अभी मंत्री पद पर हैं। तो इससे एक चुनावी लोकतंत्र का यह घटनाक्रम दल बदल कानून के बदलाव की ओर एक इशारा करता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि दल बदल कानून है क्या, इसके हमारे संविधान में कहाँ कहाँ क्या क्या प्रावधान है। देखिए, दल बदल कानून 1985 में 92 संविधान संशोधन के माध्यम से दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया था। साथ ही संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसमें दल बदल विरोधी कानून शामिल है, को संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। इस कानून का मुख्य उद्देश्य भारतीय राजनीति में दल बदल की कुप्रथा को समाप्त करना है, जो कि 1970 के दशक से पूर्व भारतीय राजनीति में काफी प्रचलित थी। ठीक है, तो अब ये तो हो गया दल बदल कानून। अब दल बदल कानून के मुख्य प्रावधान क्या हैं, इसके बारे में हम देख लेते हैं। दल बदल विरोधी कानून के तहत किसी जनप्रतिनिधि को अयोग्य घोषित किया जा सकता है यदि एक निर्वाचित सदस्य, है ना, इसमें क्या है, एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ता है। ठीक है, स्वेच्छा से। दूसरा क्या है इसमें, निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, किसी सदस्य द्वारा पार्टी में पक्ष के विपरीत वोट दिया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी पार्टी को उसके पक्ष के विपरीत वोट देते हो तो भी आपको दल बदल कानून के तहत लिया जाता है। कोई सदस्य स्वयं को वोटिंग से अलग करता है, ये भी दल बदल कानून के अंतर्गत आता है। अगर कोई सदस्य है स्वयं को वोटिंग से अलग रखता है तो भी ये दल बदल कानून के अंतर्गत आता है। इसके तहत भी उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। 6 महीने की समाप्ति के बाद कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। अब इसमें आता है कि अयोग्य घोषित करने की शक्ति किसके पास होती है। तो देखिए, कानून के सदन के अध्यक्ष, ठीक है, कानून के अनुसार जो सदन का अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष के पास सदस्य को अयोग्य घोषित किया। इसके पहले भी हमने ऊपर ही पढ़ा था कि अध्यक्ष ही अयोग्य घोषित कर सकता है। यदि सदन के अध्यक्ष दल से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त होती है तो सदन द्वारा चुने गए किसी अन्य सदस्य के संबंध में इसका निर्णय लेने का भी अधिकार है। अब हम बात करते हैं कि इसमें दल बदल विरोधी कानून के अपवाद क्या क्या है। तो एक बार हम अपवादों को देख लेते हैं। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान से सुनिएगा। कानून में कुछ ऐसी परिस्थितियां भी हैं जिनका उल्लेख किया गया है। एक विशेष परिस्थिति, इसमें क्या होता है कि दल बदल पर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है। वो परिस्थिति क्या है? देखिए, दल बदल विरोधी कानून में एक राजनीतिक दल को अन्य राजनीतिक दल में या उसके साथ विलय करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते उसके कम से कम 2/3 विधायक विलय के पक्ष में हो। है ना, इस बात को याद रखिए, कम से कम 2/3 विधायक उस विलय के पक्ष में होने चाहिए, और वो अनुमति दे, खुद से ही अनुमति दे कि हाँ इसमें विलय होना चाहिए, तो ही ये विलय हो सकता है। ऐसे में ना तो दल बदल कर रहे सदस्यों पर कानून लागू होगा, ना ही राजनीतिक दल पर लागू होगा। इसके अलावा सदन के अध्यक्ष बनने वाले सदस्य को इस कानून से भी छूट मिलती है। ठीक है, तो ये 2/3 वाला पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं इसमें कि ये जो कानून है क्यों लाया गया, इसके पक्ष और विपक्ष में जो तर्क है वो देख लेते हैं। देखिए, 1960-70 के दशक में आया राम गया राम की राजनीति देश में काफी प्रचलित थी। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, आया राम और गया राम। 1960 और 70 के दशक की बात है। उस टाइम क्या होता, 1967 को हरियाणा के एक विधायक गया लाल ने 15 दिन के भीतर 3 बार दल बदलकर इस मुद्दे को राजनीतिक मुख्यधारा में ला दिया था। किसने? गया लाल ने। हरियाणा के एक विधायक थे गया लाल, उन्होंने 15 दिन में 3 बार दल बदल किया। तो ये बहुत ही एकदम लाइमलाइट में आया गया था। इसको बोलते थे आया राम गया राम की राजनीति। अब हम बात करते हैं कि इसकी प्रासंगिकता क्या है कानून की,
क्यों ये जरूरी है? देखिए, दल बदल विरोधी कानून ने राजनीतिक दल के सदस्यों को दल बदल करने से रोककर सरकार को एक स्थिरता प्रदान करने की महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। 1985 में से पूर्व कई बार देखा गया है कि राजनेता अपने लाभ के लिए सत्ताधारी दल छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल होकर सरकार बना लेते हैं, जिसके कारण जल्द ही सरकार गिरने की संभावना होती है। ऐसी स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव आम लोगों हेतु बनाई गई कल्याणकारी योजनाओं पर पड़ता है। दल बदल विरोधी कानून ने सत्ताधारी राजनीतिक दल पर अपनी सत्ता स्थिरता के बजाय विकास संबंधी अन्य मुद्दों पर ध्यान देने के लिए केंद्रित किया है। तो यहाँ पर ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर दल बदल नहीं होगा तो आए दिन सरकारें गिरेगी, जैसा कि आपने देख रहे हैं रामलाल जी आया राम और गया राम की ही राजनीति चलती रहेगी। साथ ही देखिए, कानून के प्रावधानों ने धन या पद लोलुपता के कारण दी जाने वाली अवसरवादी राजनीति पर रोक लगाने, अनियमित चुनाव के कारण होने वाले व्यय को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। होता क्या है कि लोग इस पार्टी से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो वो विधायक उस तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, तो इस पर भी रोक लगी है। साथ ही इस कानून ने राजनीतिक दलों की प्रभाविता में वृद्धि की है और प्रतिनिधि केंद्रित व्यवस्था को कमजोर किया है। ठीक है, तो ये राजनीतिक दलों की इसमें प्रभाविता बढ़ी है और जो एक विशेष प्रतिनिधि जो केंद्र व्यवस्था थी उसको कमजोर किया है इस कानून के माध्यम से। अब हम इसके विपक्ष में कुछ तर्क देख लेते हैं। लोकतंत्र में संवाद की संस्कृति का अत्यंत महत्व है, परंतु दल बदल विरोधी कानून की वजह से पार्टी लाइन से अलग किंतु महत्वपूर्ण विचारों को नहीं सुना जाता है। अन्य शब्दों में कहा जाए तो इसके कारण अंतरदलीय लोकतंत्र पर प्रभाव पड़ता है और दल से जुड़े सदस्यों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाती है। जनता के लिए जनता द्वारा शासन ही लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता ही सत्ताधारी होती है, उसकी अनुमति से शासन होता है, उसकी प्रगति ही शासन का एकमात्र लक्ष्य माना जाता है। परंतु यह कानून जनता का नहीं बल्कि दलों के शासन की व्यवस्था अर्थात पार्टी राज को बढ़ावा देता है। ठीक है, किसको बढ़ावा देता है? यहाँ पर पार्टी राज को बढ़ावा देता है। कई विशेषज्ञ यह तर्क भी देते हैं कि दुनिया के कई परिपक्व लोकतंत्र में दल विरोधी कानून जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। उदाहरण के लिए इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इनमें कोई भी जनप्रतिनिधि अपने दलों के विपरीत मत रखते हैं या पार्टी लाइन से अलग जाकर वोट करते हैं तो भी वे उसी पार्टी में बने रहते हैं। तो यहाँ पर जो कुछ पॉइंट इसमें दिए कि अगर आप पार्टी लाइन से विरोध जाकर वोट करते तो ये यहाँ पर इस कानून में थोड़ी सी कमी पेशी नजर आती है। ठीक है, विभिन्न समितियां जो बनाई गई हैं दल बदल कानून को लेकर तो उनके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो दिनेश गोस्वामी समिति, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। 1990 में चुनावी सुधार को लेकर गठित दिनेश गोस्वामी समिति ने कहा था कि दल बदल कानून के तहत प्रतिनिधियों को अयोग्य ठहराने का निर्णय चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक है, क्या सुझाया इन्होंने सुझाया कि जो अध्यक्ष दल बदल प्रतिनिधि को अयोग्य ठहराते वो अध्यक्ष को न ठहराकर राष्ट्रपति या राज्यपाल, केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल द्वारा किया जाना चाहिए। संबंधित सदन में मनोनीत सदस्यों को उस स्थिति में अयोग्य ठहराया जाना चाहिए यदि वे किसी भी समय किसी भी दल में शामिल होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। उसके बाद हम बात करते हैं विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट क्या थी, तो उसमें ये लिखा हुआ था 1919 में विधि आयोग ने अपनी 170वीं रिपोर्ट में कहा था कि चुनाव से पूर्व 2 या 2 से अधिक पार्टियां यदि गठबंधन चुनाव लड़ती हैं तो दल बदल विरोधी प्रावधानों में उस गठबंधन को ही एक पार्टी के तौर पर माना जाए। ठीक है, राजनीतिक दलों में व्हिप केवल तभी जारी होना चाहिए जब सरकार की स्थिरता पर खतरा हो, जैसे दल बदल के पक्ष में वोट न देने या किसी पक्ष में वोट देने की स्थिति में अयोग्य घोषित करने का आदेश है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो इस कानून में एक जो लूप होल दिखाई देता है वो यही है कि अगर आप पार्टी के विरुद्ध वोट करते हैं या फिर किसी के पक्ष में वोट देते तो आप अयोग्य घोषित हो जाएंगे। ये तो यही है, हो गया ना कि अपनी पार्टी का बोलबाला हो जाएगा फिर तो। ठीक है, चुनाव आयोग का मत क्या है इस पे? चुनाव आयोग के मत के बारे में भी हम देख लेते हैं। तो
इस संबंध में चुनाव आयोग का मत है कि चुनाव आयोग का मानना है कि स्वयं की भूमिका व्यापक होनी चाहिए, अतः 10वीं अनुसूची के तहत आयोग के बाध्यकारी सलाह पर राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा निर्णय लेने की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो जो दिनेश गोस्वामी समिति थी, वही जो दिनेश गोस्वामी समिति ने जो बताया था, जो उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि इस तरीके से होना चाहिए, चुनाव आयोग ने भी कहीं ना कहीं उसी को स्वीकार किया है। अब इसमें एक वाद आता है कि हो तो होलोहन बनाम जा चिल्हू। ठीक है, ये एक वाद आता है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने एक फैसला दिया था कि विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम नहीं होगा, विधानसभा अध्यक्ष का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। न्यायालय ने माना कि 10वीं अनुसूची के प्रावधान संसद और राज्य विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्यों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन नहीं करती है। साथ ही ये संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 के तहत किसी भी तरह की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं मानते हैं। ये इस बात में कहा गया था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसमें आगे की राह क्या होगी। देखिए, आगे की राह हम देख लेते हैं। अगर इसका जो निर्णय अगर हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस करें तो दल बदल विरोधी कानून को भारत की नैतिक राजनीति का एक ऐतिहासिक कदम के रूप में देखा जाता है। इसी कानून में आया राम गया राम की जो राजनीति को समाप्त किया था, एक राजनीति को समाप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। हालांकि कुछ विगत वर्षों में देश की राजनीति में इस कानून के अस्तित्व को कई बार चुनौती दी जा चुकी है। वर्तमान की स्थिति यह है कि राजनीतिक दल स्वयं किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर दल के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा नहीं कर रहे हैं और दल से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय सिर्फ शीर्ष कुछ लोगों के द्वारा ही लिए जाते हैं। आवश्यक है कि विभिन्न समितियों द्वारा की गई सिफारिश पर गंभीरता से विचार किया जाए और यदि आवश्यक हो तो उनमें सुधार कर उन्हें लागू भी किया जाए। दल बदल विरोधी कानून में संशोधन कर उसके उल्लंघन पर अयोग्यता की अवधि को 6 साल या उससे अधिक किया जाना चाहिए, ताकि कानून को लेकर नेताओं के मन में डर बना रहे। और उसके बाद दल बदल कानून संसदीय प्रणाली में अनुशासन और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, लेकिन इसे परिष्कृत किए जाने की जरूरत है ताकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे बेहतर लोकतंत्र साबित हो सके। तो ये इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।